आपने ध्यान दिया होगा कि नगरों का जिक्र करते हुए, नगरों के बारे में बात करते हुए मैंने एक बात बताई थी मारी नगर के बारे में, और जिक्र किया था चरवाहों का और किसानों का। और इसमें यह कहा था कि ये दोनों वहाँ साथ साथ रहते थे, साथ ही झगड़े भी होते थे। ये जो बिंदु है, इस पर थोड़ा और आगे आपको समझने की ज़रूरत है। और इसलिए अभी हमारा विषय है, क्या ये खानाबदोश चरवाहे या पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे? क्या इनसे किसी तरह का खतरा था? नगर की चर्चा करते करते पशुचारकों की चर्चा होना, किसानों की चर्चा होना थोड़ा सा एक अजूबा लगता है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आखिर इसकी चर्चा यहाँ क्यों आवश्यक है। जैसा कि खानाबदोश शब्द से स्पष्ट है, ये लोग यायावर प्रवृत्ति के थे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, जानवरों को छोड़ते थे और कई बार वहीं बस जाते थे। इनकी ये खानाबदोशी प्रवृत्ति कई बार बड़ी नुकसानदेह साबित हुई। वहाँ का इतिहास, मेसोपोटामिया का, इस बात का बड़ा प्रमाण है कि इसके पश्चिम मरुस्थल से यायावर प्रवृत्ति के समूह कई झुंड के रूप में वहाँ पर आए और इन्होंने उसके बाद उपजाऊ और संपन्न भूमि पर सतत रूप से आते रहे। अब ये चूंकि मरुभूमि की तरफ से आते थे, तो उपजाऊ और संपन्न भूमि में आने पर इनके जानवरों को, पशुधन को चरागाह मिल जाता था और ऐसा होता था कई बार कि ये वहाँ पे बस जाते थे। लेकिन ये लोग लगातार आते रहते थे। ये पशुचारक गर्मी में जब बुआई होती थी, इन क्षेत्रों में हरियाली हो जाती थी, तो ख़ास तरीके से, ख़ास झुंड के रूप में, यायावर समूह के रूप में, गड़रियों के रूप में फसल काटने वाले मजदूरों या भाड़े के मजदूरों के रूप में आ जाते थे। बहुत बार भाड़े के सैनिकों के वेश में, भाड़े के सैनिक बनकर भी वो लोग उस क्षेत्र से यहाँ आते थे और उस उपजाऊ क्षेत्र में आकर बस जाएं और स्थायी रूप से इसे अपना निवास बना लें। कारण क्या था कि जिस स्थल में रहते थे, मूल स्थान जो था वह मरुभूमि था। जानवरों के लिए चरागाह की जरूरत होती थी और खुद को अपने जीवन यापन के लिए भी खाद्यान्न आदि की जरूरत होती थी। ये व्यवस्था उनको यायावर प्रवृत्ति की बना दी, यानी घुमंतु प्रवृत्ति की, घुमक्कड़ प्रवृत्ति की, खानाबदोश प्रवृत्ति की। और ये सतत रूप से एक वेव की तरह आते रहते थे और यहाँ बस जाते थे, स्थायी हो जाते थे। ये खानाबदोश अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के हुआ करते थे। मैं पुनः दोहरा दूँ, अक्कदी, उसके बाद एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन, इस जाति के मूलतः ये लोग थे। पशुचारक अपने पशुओं तथा उनके उत्पादों जैसे पनीर, चमड़ा, मांस, इन सब के बदले अनाज और धातु के औजार लेते थे। बार्टर सिस्टम एक तरीके से होता था और इस बार्टर सिस्टम के तहत पशुओं को देखने वाले लोग पशुओं के उत्पादों की एवज में अनाज लेते थे और धातु के औजार। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद जमीन में दी जाती थी, क्योंकि उन्हें उसकी जानकारी थी कि गोबर से बनी हुई खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है और इसीलिए बाड़े के पशुओं की गोबर को वो लोग अपने खेत की भूमि में डाल देते थे। और किसानों के लिए तो ये खाद बहुत ही उपयोगी होती थी, बहुत फायदेमंद होती थी। उत्पादकता में निश्चित रूप से इसमें सुधार होता था, वार्धक्य होता था। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी अनुभव हैं, साक्ष्य हैं, जहां
किसानों और पशु चारक या गड़रियों के बीच झगड़े भी हो जाते थे लेन देन को लेकर। चरागाह की चरावट को लेकर प्रायः तो ऐसा होता था कि पशु चारक अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खेतों के बीच से निकाल कर ले जाते थे, और जब खेत के बीच से ले जाते थे तो आप समझ सकते हैं कि खेत में उपजी हुई फसल को नुकसान तो होगा ही। तो इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में, गड़रिया चरवाहों के और एक तरफ और किसानों के बीच, दूसरी तरफ किसानों के बीच कई बार झगड़े के साक्ष्य मिले हैं। किसानों को जो फसल की हानि होती थी, अच्छी भारी होती थी, और उसकी भरपाई करने के लिए इन पशु चारकों पर दबाव बनाया जाता था। कई बार तो ऐसा भी देखा कि पूरी की पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई, और कारण क्या कि ये पशु चारक पशुओं को छोड़ देते थे, उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रखते थे और अपने अन्य कार्य में चले जाते थे। परिणाम कि पशु किसी भी दिशा में, किसी भी तरीके से चरागाह की खोज में, चारे की खोज में चलते चले जाते थे और फसलों का अच्छा खासा नुकसान कर देते थे। और इसीलिए बहुत बार देखा गया, जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि कई बार उनके बीच में झगड़े हुए और खड़ी फसल बर्बाद हो गई। मारी के अभिलेखों से ये बड़ा स्पष्ट है, ज्ञात होता है कि सिंचाई वाली जगहों में पशु चारकों के आवाजाही पर बड़ी पैनी नज़र रखी जाती थी शासन के द्वारा और मंदिर के जो अधिकारी थे उनके द्वारा। और उसका कारण क्या था कि ये जो पशु चारक थे ये अपने पशुओं को स्वच्छंद छोड़ देते थे, जिससे खेती को बड़ा नुकसान होता था। इसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा करते थे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये लोग फ़ायदेमंद नहीं थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि ये चरवाहे जो थे ये कभी उपयोगी भी साबित होते थे, लेकिन कई बार बड़े हानिकारक भी होते थे। यदि शहरी लोगों के साथ इनका व्यवहार दोस्ताना नहीं होता तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वे जो आवागमन के जो रास्ते थे, आने जाने के जो रास्ते थे, उसमें लोग बहुत बाधा पहुंचाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसका मतलब इनके संबंध अच्छे ही थे मूल रूप से। ये तो कुछ ही लोग उस समूह में, उस जाति समूह में इस प्रवृत्ति के थे जो लूट मार आदि में या फसलों को नुकसान जाने अनजाने में कर बैठते थे। तो इसीलिए इन पे नज़र रखना ज़रूरी था, और आवागमन का जो रास्ता था वह सुरक्षित था, साफ था, अन्य चिंताओं से मुक्त था। इससे स्पष्ट है कि ये जो पशु चारक थे ये इतने दिक्कतों वाली बात नहीं थी। कई बार ये जरूर उदाहरण आया है कि इनमें से कुछ लोग कुछ खानाबदोश लूट मार का काम करते थे, अनाज आदि के बोरों को लूट लेते थे, घर से भी किसानों के गांव पर भी हमला करके सामान, विशेषकर खाद्यान्न को लूट कर ले जाते थे जो इकट्ठा किया जाता था किसानों के द्वारा। तो ये घटनाएं जब तब होती रहती थी और इसीलिए इन पर नज़र भी रखी जाती थी। इसीलिए चर्चा हो रही है कि क्या ये खानाबदोश वास्तव में शहरी जीवन के लिए नुकसानदेह थे। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना कि ये सतत रूप से नुकसान ही करते थे, ये भी गलत है। ये जो खानाबदोश थे ये साक्ष्यों से बड़ा स्पष्ट है कि सड़क किनारे ये लोग तंबू लगा कर रहते थे, घास के मैदान के किनारे, सड़क किनारे, और यायावर प्रकृति के होने के नाते घास के मैदानों अपने जानवरों को छोड़ देते थे। पशुधन का जो निर्वाहन करना चाहिए उसके लिए वो लोग वहीं बस जाते थे और सड़क किनारे तंबुओं में रहते थे। साथ ही राहजनी के कार्य में भी
व्यस्त रहते थे, लोगों को मार्गदर्शन देते थे, दिशा दिखाते थे। लेकिन लूटपाट के भी अनेक उदाहरण मिले हैं। मारी राज्य में कृषक और पशुचारक दोनों ही साथ निवास करते थे। इससे हम कह सकते हैं कि ये लोग उतने नुकसानदेह नहीं थे जितना कि हमको ऐसा लगे कि प्रश्न उठा लें कि क्या इनका रहना शहरी जीवन के लिए उचित था। इन सब घटनाओं, दुर्घटनाओं और प्रश्नों के बाद भी ऐसा कहा जा सकता है कि मारी नगर के राजा निश्चित रूप से इन पशुचारकों पर पैनी नज़र, कड़ी नज़र रखते ही थे। इनकी गतिविधियों पर सतत रूप से एक तरीके से इनकी नज़र रहती थी और पशुचारकों को चलने फिरने की, घूमने घामने की, यहाँ वहाँ जाने की अनुमति तो थी, इसमें कोई बंधन नहीं था। लेकिन उनको ये मालूम था कि उन पर नज़र रखी जा रही है, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं था। इसी प्रकार मेसोपोटामियन समाज व वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोग और संस्कृतियों के लिए खुली थी। तो वैसे ही ये जो पशुचारक जो 3-4 समुदायों के थे, अक्कड़, असीरियन, उसके अलावा जैसा मैंने बताया 2 अन्य प्रजातियां, इनसे जो थे तो इन समुदायों को सहर्ष रूप से स्वीकार किया जाता था और उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन इस बात के प्रति सजग थे कि इन पशुचारकों के कुछ तत्व ऐसे हैं जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और इसलिए उन पर नज़र रखना, पैनी नज़र रखना जरूरी है। निस्संदेह विभिन्न जातियां तथा समुदाय के लोगों के आपसी मेलजोल से वहाँ की सभ्यता में जीवंतता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इतनी विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इतनी संगत विसंगत के साथ है, एक ओर भव्य मंदिर, भवन निर्माण, बड़े बड़े शहर, दूसरी ओर अव्यवस्था, सफाई की कमी, निरक्षरता आदि आदि, ये जो विसंगतता है और उसमें भी जो विभिन्न समुदायों का समावेश है, इसने एक बड़ी विशाल, बड़े खुले हृदय की संस्कृति को जन्म दिया। और ये साबित होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में विभिन्न जातियों और समुदाय के लोगों को अपने में मिलाने की, मेल जोल करके रखने की काबिलियत थी और वहाँ की सभ्यता में इसीलिए जीवंतता है। जीवंतता का अर्थ क्या है? लाइफ, यानी सतत रूप से वह विकसित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक नए नए समुदाय, नए नए गुट आके जुड़ते चले जा रहे हैं। भले ही उन पर नज़र रखी जा रही हो, भले ही उनसे कुछ दिक्कतें हो रही हों, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए, उन्हें दबा के कुचल दिया जाए। ऐसा नहीं था। इनको विकसित करने का पूरा मौका, उनको घूमने का मौका था, घूमने फिरने की छूट थी, लेकिन हाँ, कड़ी नज़र के साथ। मारी का महल। मारी नगर में जैसे उरुक में भव्य मंदिर थे, मारी नगर में भव्य शाही महल था। तो मारी का जो महल है वह बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरे शब्दों में जैसे उरुक को प्राचीनतम विशाल मंदिरों के लिए जाना जाता है, ऐसे ही मारी को एक महल के लिए जाना जाता है। 1810 से 1860 के उत्खनन में इस महल में शिलालेखों का बड़ा भारी भंडार मिला, और ये शिलालेख तत्कालीन इतिहास को बनाने में बड़े काम आए हैं, क्योंकि इन शिलालेखों में जो चीजें लिखी गई हैं, जो चीजें दृष्टिगोचर हैं, जो चित्रांकन किया गया है, वह इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मारी का जो भव्य महल है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं,
वो लगभग 2.4 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था, बड़ा विशालकाय। 260 कमरे और अनेक अनेक आंगन इस महल में थे। जहां तक राजमहल की बात है, उसके प्रवेश द्वार की बात है, तो प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की ओर खुलता था। सारे कमरों में बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी, चित्र उकेरे गए थे। चित्रों से दीवालों को, कमरों की दीवालों को पाट दिया गया था। एक राजा जिसका नाम था राजा जिमरिलियम, जो मारी का राजा था, उसी के नाम से ये महल जो है वह जिमरिलियम महल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस महल की मूल रचना, मूल ढांचा जिमरिलियम ने ही बनाया था। ये महल उत्पादन और प्रशासन दोनों का केंद्र था। तो महल बनाने के पीछे उद्देश्य विलासिता तो थी ही, दिखावा तो था ही, विशालता और विलासिता ये सब परिलक्षित था, लेकिन साथ ही साथ ये प्रशासनिक केंद्र भी था और साथ ही साथ उत्पादन का भी केंद्र था। 125 से 200 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए इस महल में 125 से 200 एकड़, कितना विशाल का एक क्षेत्र है, सोच लीजिए। इतने बड़े विशाल महल में करीब 15 लोग काम करते थे। नियमित रूप से जो महल की रख रखाव, देख रेख, सफाई आदि में लगे रहते थे। और फसल कटाई के समय कुछ अतिरिक्त मजदूर और ले लिए जाते थे, ताकि समय पर कटाई हो और महल का काम भी प्रभावित ना हो। जो महल थे, मेसोपोटामिया, सीरिया के महलों के कारखानों में आभूषण, कपड़ा, औजार और कांसे के औजार बनाए जाते थे। तो इस प्रकार महलों में ही जो फैक्ट्रियां थी उसमें ये सब का निर्माण होता था। और इस प्रकार महल बहुउद्देशीय थे। ये मात्र राजनिवास नहीं थे, ये मात्र दरबारियों की मंडली के हॉल नहीं थे, बल्कि इनका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता था, जैसे औजार आदि बनाने के लिए। लोग दूर दूर से इस महल को देखने आते थे। यानी एक तरीके से ये महल इतने भव्य थे, इतने इंटरेस्टिंग थे, रुचिकर थे कि एक टूरिस्ट स्पॉट का भी काम करते थे और लोग दूर दूर जगह से आते थे। हमारे पास उदाहरण है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि उत्तरी सीरिया के एक छोटे से राज्य के राजा ने एक अन्य राजा का पत्र लेकर महल देखने का अनुरोध किया था। उत्तरी सीरिया के एक राजा ने एक अन्य राजा की चिट्ठी ली और उसको यहाँ पेश किया इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र के आधार पर उसे महल घूमने की छूट दी जाए, महल के दर्शन का मौका दिया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महल देखने में भी बड़े रुचिकर थे। इन महलों में राजा अपने सहयोगियों के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ जो बड़े बड़े हॉल में अपना दरबार करते थे। सफ़ेद पत्थर वाले आंगन से वहाँ वे भोजन करते थे अपने दरबारियों के साथ और बड़े भव्य तरीके से भोजन पान, मदिरा का सेवन, मांस का सेवन, बियर, मछली आदि ये सब का आनंद लेते थे। उनके लिए ये तो आनंद की ही चीज़ें थी। तो जो महल था वो हर चीज़ में भव्यता का प्रतीक था। रहन सहन, खान पान, दर्शन और प्रदर्शन, ये सब में मिलाकर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन महल मेसोपोटामिया की भव्यता, उसकी सभ्यता की भव्यता के प्रतीक थे। शहरी जीवन के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हुई संस्थाएं,
क्या होता है, जब एक शहरी जीवन बढ़ता है तो हर शहर अपने तय एक अलग रूप लेने लगता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वहाँ नई नई संस्थाएं खुलने लगती हैं। उदाहरण के लिए एक शहर बढ़ा समुद्री तट के किनारे तो वो बंदरगाह का रूप लेने लगता है, एक शहर शायद व्यापारिक केंद्र का रूप लेने लगता है, एक शहर मंदिरों से लैस शहर का रूप लेने लगता है, और व्यापारिक शहर में व्यापार से जुड़े हुए लोग पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जगहों पर पंडित, पुजारी, प्रसाद बनाने वाले, सेवक आदियों की भरमार हो जाती है। तो हम थोड़ा जानें कि आखिर मेसोपोटामिया के जो शहर थे, उस शहरी जीवन में क्या क्या संस्थाएं विकसित हुई और अस्तित्व में आई। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की यदि बात करें तो 5000 ईस्वी पूर्व, यानी आज से लगभग 7000 वर्ष पहले ये बस्तियों की शुरुआत हुई, बसाहट शुरू हुई। इन्हीं बसाहटों में से कुछ शहर का रूप लिए, कुछ शहरी रूप में विकसित हुए और इनका विकास होना शुरू हुआ। कालांतर में ये और बढ़ते गए और भव्य नगर निर्माण की चर्चा हम देखते हैं। इन शहरों की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे प्रसिद्ध शहर हैं उसके लगाश, बेबीलोन, मारी आदि आदि।